Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the previous year questions and important questions from chapter 3 according to the revised syllabus. This is your chapter 3, New Centers of Power, and in this chapter we have discussed about the European Union. Okay, and that is complete, है ना? And now we will discuss another new center of power, that is China. The questions regarding China as a new center of power will be discussed in the today's class. So we will see the questions which have frequently come in the previous year board examination. Like one of the question is what were the major policy decisions taken by the Chinese leadership in the 1970s? ठीक है, the question is what were the major policy decisions taken by Chinese government in the 1970s. Not the government but the Chinese leadership. So here what is very much important for you to understand that China was also following the same system as was followed in the USSR. And just now we have discussed the condition of Soviet Union, how Soviet Union disintegrated the economy, the political system, the administration, everything became stagnant there. And the reason for this stagnancy was the closed economy was there, the closed society was there, the closed polity were there. That was the reason for stagnation. Stagnation का मतलब क्या हुआ कि ठहराव आ गया, flow नहीं हो रहा था. And whenever stagnation is there, vices will be there. तो वही चीजें उस system के साथ भी हुई. The same system was followed by the China also. But what is the difference between we can say the Chinese leadership and the USSR leadership? इन दोनों कंट्री में सेम सिस्टम फॉलो किया जा रहा था, सेम प्रॉब्लम्स फेस किया जा रहा था. 1960s के लास्ट तक देखें तो चाइना की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, बहुत मेहनत करके आगे बढ़ रहा था, बट जो ग्रोथ रेट होना चाहिए था इकोनॉमी का वो नहीं हो पा रहा था. तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 1960s लास्ट होते होते चाइनीज लीडरशिप दे केम टू नो द प्रॉब्लम कि हम इस तरह से अलूफ होकर के, क्लोज्ड होकर के, सबसे सारी दुनिया से कट के हम नहीं सरवाइव कर सकते. दे अंडरस्टूड दिस पॉइंट. और यहीं पर अगर इन चीज़ों को हम क्लियर कर लेंगे तो आई थिंक ये मतलब इतना अच्छा होगा कि आपके लिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, नई चीज़ें समझ आती हैं, उसके कारण हम उलझते जाते हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए. तो यहीं पर अगर हम इसी कंडीशन को यूएसएसआर के साथ कंपेयर करते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर जो लीडरशिप था दैट वाज नॉट अवेयर कि जाकर के 1985 जब गोरबाचेव आते हैं, गोरबाचेव रियलाइज्ड द प्रॉब्लम. उनको लगा कि ये सिस्टम में हमारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि रिफॉर्म करना बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो चुका है. And then he adopted this glasnost and perestroika, which was
वी कैन से कि डॉक्टर ने के पास मरीज है, डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट, डॉक्टर ने उसकी बीमारी को बिल्कुल सही डिटेक्ट किया कि कहाँ बीमारी है, क्या बीमारी है. इट वॉज डिटेक्टेड कम्प्लीटली 100% करेक्ट बाई गोरबाचेव. और दवाई जो उसने दी वो भी सही था, बट फिर भी जो उसका रिजल्ट हुआ वो ये हुआ कि पूरा का पूरा सोवियत यूनियन ही खत्म हो गया. क्यों? क्योंकि इसके पीछे हालांकि बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन वन ऑफ द रीजंस ये है कि जो ट्रीटमेंट किया गया 1985 में, अगर वही ट्रीटमेंट यहाँ भी 1970s से ही स्टार्ट कर दिया जाता तो हो सकता है कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन नहीं होता. इन्होंने देर कर दी, सोवियत लीडरशिप ने चीज़ों को समझने में देर कर दी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि समझ के भी नहीं समझा गया, बिकॉज द कंट्री वॉज इन्वॉल्व इन कोल्ड वॉर. ये नहीं वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि हम कोल्ड वॉर को छोड़ दें, हम अमेरिका की तरह से चेंजेस ला दें. दैट इज द रीज़न. तो वो अलग चीज़ है, बट यहाँ पर इन चीज़ों को अगर हम साथ साथ समझते जाएंगे तो बहुत क्लैरिटी आ जाएगी आपके थॉट्स में, एंड दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड. ओके, तो चाइनीज लीडरशिप जो थी वो एकदम समझ गई कि ये जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी चल रही है वो उस तरीके से हम आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. देयर इज नीड of change, there is need to reform, there is need to take some major policy decisions, we need to change our policy. और वही उन्होंने किया. पॉलिसीज़ में बहुत सारे चेंजेस लाए 1970s के स्टार्टिंग में ही, एंड बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस चाइना इज हैज़ इमर्ज्ड एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर. नाउ वी आर स्टडिंग चाइना अंडर दिस चैप्टर, द न्यू सेंटर ऑफ पावर, एंड वी आर सीइंग द कंडीशन ऑफ यूएसएसआर. यूएसएसआर नॉट एग्जिस्टिंग, इट इज एंडेड, इट इज डिस्बैंडेड. तो दिस इज द डिफरेंस. ये होता है एक सेम सिचुएशंस दोनों कंट्री की, बट जो डिसीजंस लिए गए लीडरशिप की तरफ से, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो अब हम ये देखेंगे कि आखिर वो कौन से डिसीजंस थे जिसके कारण चाइनीज इकोनॉमी में इतने सारे चेंजेस आते हैं और वो न सिर्फ सर्वाइव करती हैं बल्कि एक न्यू सेंटर ऑफ पावर भी बन करके सामने आती है. So first of all, Chinese leadership took the decision that they will end their economic and political isolation. That is the most important feature of communist economy. Communist polity ऐसी ही होती है, उनको वो अलूफ रहते हैं, उनको आउटसाइड वर्ल्ड से अपने आप को काट के रखते हैं. बट ये चाइना ने डिसीजन लिया, चाइनीज लीडरशिप ने, कि अब हम अपने आप को आइसोलेटेड नहीं रखेंगे, न तो इकोनॉमिकली न पॉलिटिकली. और इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएस के साथ इन्होंने अपने रिलेशन को बनाना स्टार्ट किया, बिकॉज यूएस और चाइना का कोई रिलेशन नहीं था. अगर हम 1970s के स्टार्टिंग में देखते हैं कि इनके बीच में रिलेशंस स्टार्ट होते हैं, उसके पहले इनके बीच में कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे. तो ये एक बहुत ही मेजर डिसीजन हुआ कि अलूफनेस को बंद करना है, आइसोलेशन को बंद करना है और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक अच्छा रिलेशन स्टार्ट करना है. और उस समय जो वहाँ पर प्रीमियर थे, ही वॉज झाओ एन लाई, एंड झाओ एन लाई जो थे उन्होंने 4 मॉडर्नाइजेशन का प्रपोजल दिया. मतलब जैसे कि हम लोगों ने उसमें भी देखा था, यूएसएसआर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी यूएसएसआर में कि वहाँ पर ये नहीं हो पा रहा था, टेक्नोलॉजिकल गैप आ गया था. जो वेस्ट का जो टेक्नोलॉजिकल इतना हाई टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस थे, उस हिसाब से यूएसएसआर टेक्नोलॉजिकली बहुत ही पीछे हो गया था. तो यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, बिकॉज अब जब आप बाहर आउटसाइड वर्ल्ड से अपने रिलेशन नहीं रखेंगे तो वो आना ही आना है, वो टेक्नोलॉजिकल गैप. तो अब इनका क्या कहना था, झाओ एन लाई जो थे उन्होंने 4 मॉडर्नाइजेशन को का प्रपोजल दिया. 4 मॉडर्नाइजेशन मतलब 4 फील्ड में वो मॉडर्नाइजेशन लाना चाहते थे: एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री. ठीक है, इन चारों को उन्होंने मॉडर्नाइज करने का एम अपने सामने रखा. और
ये सब चीज़ें जो हुई वो 1973, वही 1970s जो स्टार्ट हो रहा है उसी के साथ ये सारी चेंजेस जो हैं वो आ रहे हैं। और उसके बाद फिर 1978 में वहाँ पर जो लीडरशिप चेंज होता है और जो लीडर बनते हैं वो देंग जियाओपिंग होते हैं और उन्होंने एक ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट किया। ओपन डोर पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया, ओपन डोर पॉलिसी, है ना। दिस इज द चेंज इन द इकोनॉमिक पॉलिसी। जो इकोनॉमी क्लोज्ड थी उसको उन्होंने ओपन कर दिया। ओपन करने का मतलब क्या हुआ कि बाहर से जो चीज़ों का आना जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो बैरियर्स लगे थे वो बंद कर दिए गए। कैपिटल का भी इन्वेस्टमेंट पर पूरी तरह से बैन था, वो बंद कर दिया गया। अब इन्वेस्टमेंट पे जो बैरियर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट बाहर से आ सकता है, टेक्नोलॉजी बाहर से आ सकती है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस। And with this open door policy, China's economy now was changing from state controlled economy to मार्केट इकोनॉमी। जो इकोनॉमी अभी तक स्टेट कंट्रोल थी वो अब मार्केट इकोनॉमी में चेंज हो रही थी। लेकिन ये चेंज कैसे हो रहा था? स्लोली। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यही चेंजेस यूएसएसआर में भी आए। After the disintegration of USSR, the same changes occurred in USSR. But how these changes came? बिल्कुल एकदम रातों रात everything was changed. इतना सडन ट्रांजिशन हुआ वहाँ पे फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म कि उसको हम शॉक थेरेपी का नाम देते हैं, जिसका जो इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट जो कॉमन पीपल पे हुआ, दैट इज अनइमेजिनेबल। बट यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ एवरीथिंग इज फाइन। क्यों फाइन है? क्योंकि लीडरशिप ने बहुत सही डिसीजन सही टाइम पे लिया। तो ओपन डोर पॉलिसी आई, मार्केट इकोनॉमी आया और जो हम जिसको कहेंगे कि प्राइवेटाइजेशन की स्टार्टिंग हो जाती है चाइना में 1982 में। सबसे पहले जो प्राइवेटाइजेशन होता है वो एग्रीकल्चर में होता है 1982 में। और एग्रीकल्चर में प्राइवेटाइजेशन आता है जिससे कि एग्रीकल्चर को बहुत फ़ायदा होता है। ऑब्वियसली जब हम इस तरह से चीज़ों को करते हैं कि जिसमें हमारा कलेक्टिविटी होता है तो वहाँ पर हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है। इट इज़ ह्यूमन, इट्स ह्यूमन नेचर, है ना। ह्यूमन जो है बाय नेचर वी आर सेल्फिश। तो हम तभी काम करते हैं, हमें तभी मोटिवेशन मिलता है जब हमें ये पता होता है कि इस काम को करने से हमको पर्सनली फ़ायदा होगा। मोस्टली ऐसी बात नहीं है कि हर समय यही चीज़ें होती, बट इन जनरल एंड मोस्ट ऑफ द केसेस दिस इज़ द नॉर्म। ऐसा ही होता है, हम सेल्फिश इंटरेस्ट से ही गाइडेड होते हैं। तो जब प्राइवेटाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन जो था वो बहुत तेज़ी से बढ़ा, रूरल इनकम बढ़ता है और इसी के साथ साथ सेविंग्स बढ़ते हैं। और जब सेविंग बढ़ती है तो इसके साथ साथ रूरल इंडस्ट्री का बढ़ना, दीज आर नेचुरल आउटकम्स। इनकम बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा, ग्रोथ के साथ इनकम बढ़ेगा, इनकम के साथ सेविंग्स बढ़ेगी, सेविंग्स के साथ इंडस्ट्री, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगा ना, जितना सेविंग हम करेंगे उतना हम इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट से क्या होगा कि इंडस्ट्रीज को ग्रो करने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से रूरल इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करने लगी। इसके बाद हम देखते हैं 82 में तो उन्होंने अपने इसको खोला, जिसको हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर को ओपन किया, एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन किया। और उसके बाद इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन 16 ईयर्स बाद किया 1998 में। ठीक है, ये है डिसीजन मेकर्स। इस तरह का डिसीजन लेना कितना इम्पॉर्टेंट होता है, ये इसलिए पॉसिबल भी हो पाया। अगर हम इसको एक और नज़रिए से हम इसको देख सकते हैं कि क्यों आखिर चाइना इतना सक्सेसफुली डिसीजंस लेता गया और वो सक्सेसफुल होता गया। बिकॉज कम्युनिस्ट रेजिम है ना, इट्स अ काइंड ऑफ डिक्टेटर्स, डेमोक्रेसी इज नॉट देयर। तो डेमोक्रेसी में कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हमको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि जनता को लेकर चलना है यहाँ पे। इन अ डेमोक्रेसी, in a dictatorship you don't need to worry about the interest of the people, you don't need to worry about the demands of the people,
दैट इज द डिफरेंस। तो खैर दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, वो हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ पर हमको सिर्फ ये समझना है कि किस तरह से जो चेंजेस लाए गए। जैसे 1982 में उन्होंने एग्रीकल्चर को ओपन किया, 1998 में इंडस्ट्री को ओपन किया। और ये जो इंडस्ट्री को भी जो ओपन किया, तो ये क्या था कि बहुत ये नहीं कि सारा कुछ एकदम ओपन हो गया पूरा का पूरा चाइना में सेज बनाया गया। सेज क्या हुआ, आई विल जस्ट राइट इट डाउन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने। अब ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे ना, यहीं पर ट्रेड बैरियर्स हटाए गए, यानी कि पूरे के पूरे चाइना के लिए ट्रेड बैरियर्स हटाए गए। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे ट्रेड बैरियर्स हटाए गए, वहाँ पर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था उसको फ्री कर दिया गया। तो इस तरह से चाइना में हम क्या देख रहे हैं, जो स्टेट है वो बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करके मार्केट इकोनॉमी को स्टैब्लिश कर रहा है। मतलब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी है वो मार्केट इकोनॉमी में चेंज हो रही है, एंड अंडर हुज गाइडेंस ऑल दीज चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, अंडर द गाइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट, अंडर द गाइडेंस ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये दीज आर द मेजर पॉलिसी डिसीजंस विच वर टेकन बाय द चाइनीज लीडरशिप इन द ईयर 1970s। तो इसमें हम इसको पॉइंट वाइज हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला यही है कि पॉलिटिकल और एंड ऑफ पॉलिटिकल and economic isolation। देन सेकेंड हमारा होगा कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गुड रिलेशनशिप विथ द यूएस। Instead of writing good relationship, we should write relationship, because अभी तो रिलेशनशिप स्टार्ट ही हो रहा है, तो गुड और बैड लिखने की जरूरत नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ for modernization by Premier Zhou Enlai। in the year 1973। ठीक है, और ये कौन कौन से 4 एरियाज थे वो आपको एलाबोरेट करना होगा। आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द पॉइंट्स इन ब्रीफ, है ना। एंड इसके बाद इन 1978 डेंग ज़ियाओपिंग adopted open door policy। Okay, then privatization of agriculture, in the year 1982, and then privatization of, I am writing in continuation, ठीक है। Point number 6 is here, privatization of industry, in 1998। Okay, and then
सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर क्रिएटेड, जहाँ पर कि ट्रेड बैरियर्स भी नहीं थे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी जहाँ पे रखा गया था. तो these are the major policy decisions taken by the Chinese government, Chinese leadership, which started in 1970s. ठीक है, बट वो चलता रहा काफ़ी समय तक. अगर इसको हम आगे भी अभी इसमें और भी पॉइंट्स हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि चाइना जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर बन जाता है आगे चल करके. तो वो भी दैट विल ऑल्सो कम अंडर दिस पॉइंट ओनली. तो हम लोग उसको भी इंक्लूड कर ले रहे हैं. So the next is China became member of WTO, World Trade Organization, in the year 2001. तो ये है मेजर पॉलिसी डिसीजंस. ओके, एंड नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज in which 4 ways did the new economic policy of China benefit its economy. ठीक है, the question is in which 4 ways did the new economic policy of China benefit its economy. तो इसमें हमें वही देखना है कि जो चेंजेस आए इकोनॉमिक पॉलिसी में, लाइक इट स्टार्टेड, इट प्राइवेटाइज्ड द एग्रीकल्चर. व्हेन देयर वाज प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इट लेड टू द हाई ग्रोथ रेट which caused higher income, and this higher income caused higher savings, and this higher savings became one of the reason for rural industrialization. So in this way agriculture से क्या हुआ, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होने से. इसी तरह से अगर हम देखें तो जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री हुआ उसका भी जो फ़ायदा है वो मिला है इसको, जिसको हम कहेंगे चाइना को. फ़ायदा ये हुआ कि इंडस्ट्री में भी काफ़ी हाई रेट से ग्रोथ हुआ बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन. और ये जो हाई रेट ऑफ ग्रोथ हुआ, इसके साथ साथ एक चीज़ और होती है कि हमने देखा कि सेज उन्होंने बनाया स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जहाँ पर कि ट्रेडिंग जो थी वो फ्री थी, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्री था, बाहर से इन्वेस्टमेंट हो सकता था. तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पर फॉरेन ट्रेड बहुत ग्रोथ किया. चाइना में फॉरेन ट्रेड का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ. और चाइना जो धीरे धीरे क्या देखते हैं कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन गया एफडीआई का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. जो एमएनसीज होती हैं उनका एक सबसे जो कहा जाए अट्रैक्टिव जो प्लेस, अट्रैक्टिव सेंटर जो बना पूरी दुनिया में, वो चाइना बन गया. तो बहुत सारे इसके पीछे रीजंस है, क्योंकि चाइना में भी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, लेबर की कमी नहीं है, इस तरह के पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए जो कि एमएनसीज के लिए फेवरेबल थे. तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने लगा. और जब इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपका बढ़ जाएगा. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो जब आपके पास ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप अदर कंट्री में इन्वेस्टमेंट आपका ज़्यादा हो जाएगा. ये तो एक चेन होता है ना, हर चीज़ की चेन होती है. एक चीज़ अच्छा होता है तो उसके साथ साथ और भी चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं वर्चुअस साइकिल.
एवरीथिंग इज अ साइकिल। जिंदगी में, लाइफ में ऐसा ही होता है, एक चीज़ अच्छी होती है उसके साथ दूसरी चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं अच्छी, एक चीज़ बुरा होता है उसके साथ साथ और भी चीज़ें बुरी होती जाती है। तो इट्स अ साइकिल, वर्चुअस साइकिल यहाँ स्टार्ट हो जाता है। कई बार हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स यहाँ पर हम देखते हैं, विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो all these are part of life and you must be aware of all these things, then only you will be able to write the answer in a proper manner। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है, जिससे कि रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट बढ़ता है, ट्रेडिंग बढ़ती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, और इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा होने लगा बाहर से उतना ज़्यादा फॉरेन रिजर्व बढ़ा, और फॉरेन एक्सचेंज का जब रिजर्व बढ़ता है तो उसके साथ साथ जो कंट्री की तरफ से इन्वेस्टमेंट बाहर की कंट्रीज में हो रहा है वो बढ़ जाता है। और इस तरह से चाइना जो है वहाँ पर काफ़ी मतलब इकोनॉमी जो है उसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाती है, और इसी में वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी बन जाता है। और इसके साथ जब WTO का मेंबर बना तो क्या हुआ, फिर से उसको ओपन अप करना पड़ा अपनी इकोनॉमी को, बिकॉज इट इज़ द अकॉर्डिंग टू द नॉर्म ऑफ द दिस अकॉर्डिंग टू द नॉर्म ऑफ WTO, वो तो करना ही पड़ेगा, आपको ओपन करना पड़ेगा। तो इन्होंने भी ओपन किया, और उसके बाद इस तरह से और भी ज़्यादा इसका इंटीग्रेशन होता गया, जो कि एक आइसोलेशन में चल रहा था अब वो इंटीग्रेट होता गया। तो इसमें हम लोग को यही लिखना होगा कि किस तरह से उसको बेनिफिट किया। बेनिफिट यही हुआ कि हायर ग्रोथ रेट है, higher growth rate in agriculture, which led to rural industrialization. Then higher growth rate in industry, phenomenal increase in foreign trade, then center of FDI, foreign direct investment, increase in that foreign exchange reserve, which caused higher investment, so these are the benefits जो कि इनको हुआ, चाइनीज इकोनॉमी को इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं ये जो भी इन्होंने चेंज किया उसको। तो हमने दो चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया कि किस तरह से क्या क्या चेंजेस आए इकोनॉमी में, चाइना की इकोनॉमी में, और उन चेंजेस का क्या बेनिफिट हुआ। बट it's not कि only benefit was there, some weaknesses were also there. The Chinese economy was facing some problems as well. तो वो उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन जो है वो भी हमारे आते हैं बोर्ड्स में। देखो द क्वेश्चन इज, इन स्पाइट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द चाइनीज इकोनॉमी देयर हैव बीन नेगेटिव कंसिक्वेंसेज अफेक्टिंग द पीपल ऑफ चाइना। ओके, मेंशन एनी 4 सच कंसिक्वेंसेज। तो हमने देखो ये अभी तो ये बेनिफिट वी हैव डन, एंड नाउ वी विल डू द
वीकनेसेस कि चाइनीज इकोनॉमी ने बहुत अच्छा ग्रो किया, बहुत सारे बेनिफिट हुए, वी आर सीइंग ऑल दीज बेनिफिट्स, लेकिन इसके साथ साथ कुछ वो भी हुआ जिसको हम कहेंगे कि कुछ नुकसान भी हुआ, कुछ कमियां भी हैं। तो उन कमियों को हमको पता होना जरूरी है। तो वो कमियां क्या है? एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो लूप होल हम देख रहे हैं, जो वीकनेस हम देख रहे हैं चाइनीज इकोनॉमी की, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो चाइना में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी करीब 100 मिलियन पीपल आर लुकिंग फॉर जॉब्स इन दैट कंट्री। देन दूसरी चीज़ एक ये भी है कि फीमेल एम्प्लॉयमेंट जो है और उनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो बहुत ही बैड है। दे आर वर्किंग इन सच ए कंडीशन विच इज़ एज बैड एज इन यूरोप इन द 18th एंड 19th सेंचुरी। जो यूरोप की कंडीशन 18th और 19th सेंचुरी में थी फीमेल वर्कर्स को लेकर के, उनकी जो वर्किंग कंडीशन थी, वो कंडीशन आज वहाँ पे प्रिवेल कर रही है, जिसको कि हम बहुत सही नहीं कहेंगे। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम है एंड दैट इज़ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो कुछ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, वॉट एवर चेंजेस आर देयर हैपनिंग इन द चाइनीज इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ दैट दिस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट concern. Then we see that corruption is also one of the problem which is there. ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा आ गई है। रिच और पुअर के बीच का जो गैप है, रूरल और अर्बन एरियाज़ के लोगों के बीच का गैप है, कोस्टल और इनलैंड प्रोविंसेस के बीच का गैप है, तो गैप्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो दीज आर द वीकनेसेस। आई विल राइट इट डाउन इन द नेक्स्ट क्लास, द मेन पॉइंट्स ऑफ द वीकनेसेस ऑफ द वॉटेवर जो भी चेंजेस आया उससे वीकनेस क्या हुआ, उसकी कमियाँ क्या थी। ओके, हम लोग कल इसको लिखेंगे।